Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 30 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, दोनों लेवल के लिए टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आज के 3 वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं। हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 24 आ रहा है जिसमें पूरे ही 30 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा 60 शिक्षण विधियां एक ही वीडियो में उसके जनक बताऊंगा और साथ में निदानात्मक, उपचारात्मक, उपलब्धि परीक्षण, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिवृत्ति, रुचि और कौशल के बारे में भी हम बात करेंगे उस वीडियो में, तो उसको भी जरूर अटेंड करिएगा साथियों। देखिएगा, शानदार क्वेश्चन देखने को यहाँ 20 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है। आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि होती है और खोज विधि होती है। तो मैंने आपको बताया था कि वह विधि छात्र जिसमें अपनी स्वयं की सीखने की गति मतलब स्वयं गति से सीखने का पालन कौन सी विधि करती है? अभिकर्मित अनुदेशन विधि करती है। साथियों, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन वहाँ स्वयं गति पूछा था और यहाँ क्या है? स्वयं की सीखने की गति। तो वही चीज़ है, थोड़ी सी उसको बदल कर दे दी यहाँ पर। जनक कौन है? B.F. स्किनर। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है? विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि और आगमन विधि। तो देखिएगा, मैंने कई बार आपको सूत्र बताया है पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ये चीज़ें आगमन विधि के अंतर्गत चलती है। यहाँ विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत पूछा है, तो फिर इस प्रकार आपका जो आगमन विधि वाला विकल्प है चौथा, वो सही है साथियों। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। मित्रों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। तो जो प्रोजेक्ट मतलब प्रायोजना विधि है किलपेट्रिक की, उसमें साथियों बेसिक शिक्षा तो गांधी जी की में प्रदान की जाती है। नैतिक भी नहीं, सैद्धांतिक भी नहीं, बल्कि जो शिक्षा जीवन के लिए उपयोगी हो वो शिक्षा प्रोजेक्ट विधि में प्रदान की जाती है साथियों। देखिएगा, दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन मित्रों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो मित्रों, जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि है ये मूल रूप से किस पर आधारित है? राइट आंसर बताइएगा। देखिए, जो खेल विधि है वो विकास और वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन पर आधारित है साथियों। दूसरा विकल्प सही है चौथे क्वेश्चन में, क्योंकि खेल विधि में बालक का सर्वांगीण विकास होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित ये विधि है, तो विकास और वृद्धि के। दूसरा ही विकल्प सही रहेगा चौथे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला विकल्प है निगमनात्मक विधियों का उदाहरण है, दूसरा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों का उदाहरण है, परंपरागत विधियों का उदाहरण है या अंतर्वैयक्तिक विधियों का उदाहरण है। तो मित्रों, जिन विधियों के प्रयोग में जो छात्र हैं वो खुद की पहल से और खुद के प्रयास शामिल है, तो फिर उसको हम कहेंगे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, क्योंकि खुद पहल कर रहा है, खुद प्रयास कर रहा है, मतलब खुद ही करके सीख रहा है। अधिगमकर्ता मतलब जो छात्र है, फिर यहाँ पर छात्र केंद्रित विधि वो कहलाती है। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि के सोपान है, आगमन विधि के सोपान है, अंतर्दर्शन विधि के सोपान है या बहिर्दर्शन विधि के सोपान है। तो उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर निरीक्षण करना,
फिर विश्लेषण करना, फिर वर्गीकरण करना और सबसे अंत में नियमीकरण करना। तो ये चीज़ें होती है मित्रों आगमन विधि में। किसमें होती है ये? आगमन में, कि सबसे पहले उदाहरण और सबसे अंत में नियम स्थापित किया जाता है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 6 में। जबकि निगमन विधि यहाँ पर सबसे पहले नियमीकरण किया जाता है साथियों। सबसे पहले नियमीकरण किसमें करेंगे? निगमन में, मतलब सबसे पहले नियम बता दिए जाते हैं, सूत्र बता दिए जाते हैं। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है 6 क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सी विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और निगमन विधि। अब यहाँ पर देखिएगा जो 7वां क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि आपको 3 तो लग ही रही होगी प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित, प्रश्नोत्तर, आगमन और समस्या समाधान। राइट आंसर कौन सा है साथियों? देखिएगा मूल रूप से अगर हम बात करें प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित विधि की, तो वो है सुकरात की समस्या समाधान। दूसरा विकल्प सही है साथियों। क्लियर है ये भी सभी के? देखिएगा आगमन विधि भी आप इसको सही कर सकते थे, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रगतिवादी सिद्धांत, तो मूल रूप से समस्या समाधान विधि ही प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि और सामूहिक परिचर्चा विधि। तो मित्रों प्रजातांत्रिक का मतलब किससे लिया जाएगा? तो साथियों वह विधि जिसमें शिक्षक और छात्र सभी सक्रिय रूप से भाग लेकर के सीखते हैं, उसको कहते हैं प्रजातांत्रिक। तो प्रोजेक्ट विधि हो, सहभागी हो, सामूहिक परिचर्चा विधि, इन सभी में शिक्षक और छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं साथियों। अब लेकिन यहाँ पर जो व्याख्यान विधि है इसमें सिर्फ और सिर्फ सक्रिय कौन रहता है? शिक्षक ही व्याख्यान विधि में सक्रिय रहता है, ओनली टीचर। इसलिए आप इसको प्रजातांत्रिक विधि नहीं कह सकते। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन, वह विधि जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी वस्तुओं को साथ साथ देखकर सीखते हैं। कहानी विधि उसको कहा जाता है, भ्रमण विधि उसको कहा जाता है, योजना विधि उसको कहा जाता है, या समस्या विधि उसको कहा जाता है। तो मित्रों प्रश्न इंपॉर्टेंट, शिक्षक और शिक्षार्थी वस्तुओं को साथ साथ देखकर सीख रहे हैं, तो कहानी में तो क्या होगा? अध्यापक बोलेगा और छात्र सुनेंगे। योजना विधि में करके सीखा जाता है, देखकर नहीं सीखा जाता है। समस्या विधि में भी करके सीखा जाता है, देखकर नहीं सीखा जाता है। लेकिन ये जो भ्रमण विधि है इसमें दोनों ही शिक्षक भी और शिक्षार्थी भी एक साथ वस्तुओं को देख करके सीखते हैं साथियों, अवलोकन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से। बिल्कुल दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 9 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें बहुत सहायक सामग्री हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत प्रश्न हो और छात्र पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। तो मित्रों सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री वह होती है जिसमें क्रियाएं बहुत हो। आप इस पर जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। मान लो कि भाई अध्यापक पर आधारित क्रियाएं ज़्यादा है और छात्र चुपचाप बैठे रहे, तो फिर ये कैसे राइट होगा? नहीं होगा। बल्कि जिस विधि में छात्र पर आधारित जितनी अधिक क्रियाएं होगी वह विधि उतनी ही अच्छी रहेगी बच्चों को शिक्षण कराने के लिए। तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में। महत्वपूर्ण सूचना दे दूं साथियों कि आज शाम को एक वीडियो आ रहा है। कल जो मेगा टेस्ट मैंने डाला था उस मेगा टेस्ट में जो आपके कंफ्यूजन था उनको दूर करने के लिए आज शाम को 3 बजे, मान लीजिए 3 बजे आपके वीडियो आ रहा है साथियों। तो 3 बजे उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें आपके जितने भी कमेंट हैं उन कमेंटों को देख करके मैंने एक सॉल्यूशन वाला वीडियो बनाया है ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो 3 बजे उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आपके मेगा टेस्ट वापस
कल शाम तक रेडी हो जाएगा बन करके, और परसों पूरा फिर वापस 150 प्रश्नों का टेस्ट आने वाला है साथियों। चलिए, ये जो 150 प्रश्नों का टेस्ट आएगा, इसमें सामाजिक के भी पूरे 60 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं और साइंस मैथ्स के 40 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं साथियों। तो बाकी लेवल 1 के तो पूरे 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको वापस परसों पूरे 150 प्रश्नों का जो टेस्ट है उसको अटेंड जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। 11वां क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करने वाली विधि है विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि और संश्लेषणात्मक विधि। तो पूर्ण से अंश की ओर देखिएगा, पूर्ण मतलब बालक के सामने पहले पूरी जो चीज़ है वो मैटर प्रस्तुत की जाती है और फिर उसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये होता है विश्लेषणात्मक विधि में। साथियों, प्रथम विकल्प सही है आपका प्रश्न नंबर 11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। भंडारकर विधि नाम से प्रचलित विधि है व्याख्यान विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कथा कथन विधि और पारायण विधि। तो भंडारकर विधि नाम से जो प्रचलित विधि है उसको कहा जाता है व्याकरण अनुवाद विधि। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा दी गई थी साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा 12वें क्वेश्चन में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन, शिक्षण विधि आवश्यक है पाठ को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए। बिल्कुल सही लग रहा है ये तो। विषय को क्रमबद्ध एवं आकर्षक बनाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। पाठ एवं विषय के अनुकूल कक्षा में वातावरण बनाने के लिए, जी हाँ, उपरोक्त सभी सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में, क्योंकि शिक्षण विधि में पाठ को स्पष्ट और बोधगम्य बनाया जाता है, क्रमबद्ध और आकर्षक बनाया जाता है सब्जेक्ट को। पाठ और विषय को अनुकूल कक्षा में वातावरण बनाने के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए शिक्षण विधि आवश्यक है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। छात्रों को समास पढ़ाने में सर्वोत्तम सहायक विधि है अनुवाद विधि, खोज विधि, विश्लेषण विधि और आगमन निगमन विधि। तो अनुवाद विधि तो आप देखो, जिस भाषा में व्याकरण पढ़ा रहे हो तो फिर अनुवाद करने की वहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं। खोज विधि भी नहीं साथियों, विश्लेषण भी नहीं, बल्कि आगमन निगमन विधि के माध्यम से आप समास पढ़ाते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों कि जैसे आगमन से पढ़ा रहे हो तो पहले बच्चों को उदाहरण दोगे, उदाहरणों से आप नियम निकलवाओगे, फिर बच्चों को उदाहरण दे करके सवाल हल करवाओगे, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 14 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि और खेल विधि। तो साथियों, व्याख्यान तो हटा दीजिए बिल्कुल, प्राथमिक स्तर पर प्रयोगशाला भी बेस्ट नहीं होती है। प्रश्नोत्तर या खेल, तो साथियों खेल में बच्चों का मन अधिक लगता है, खेल के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास भी होता है, इसलिए इस विधि को प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले साथियों, ताकि आपके पास नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। माइकल सेमर द्वारा प्रतिपादित विधि है ध्वन्यात्मक विधि, अनुकरण विधि, शब्द विधि और उपरोक्त सभी। माइकल सेमर ने जो विधि दी थी, बताइए कौन सी विधि दी थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन से विकल्प में यहाँ पर सही उत्तर रहेगा साथियों? मित्रों देखिएगा, 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपके ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन माइकल सेमर के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर 1 से है सही प्रश्न 16 में। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 17वां क्वेश्चन। मित्रों, किस विधि में भाषा संगठन पर बल दिया जाता है? अनुवाद विधि में, सैनिक विधि में, प्रत्यक्ष विधि में और सूत्र विधि में। तो भाषा संगठन पर बल दिया जाता है साथियों, भाषा संगठन पर बल सैनिक विधि में दिया जाता है। किस विधि में दिया जाता है? सैनिक विधि में। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों 18वें क्वेश्चन पर। इकाई विधि का दोष है कौशल अविकसित करना, क्रमिकता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना और शिक्षण सामग्री का बंटवारा। तो साथियों, जो इकाई विधि है मोरिसन के द्वारा दी गई है।
इस इकाई विधि में क्या होता है, न्यूनतम 1 दैनिक पाठ योजना और अधिकतम 6 दैनिक पाठ योजना शामिल होती है। तो जैसे मान लीजिए 6 दैनिक पाठ योजना शामिल की, तो वो 6 दैनिक पाठ योजनाओं का संबंध होना चाहिए कि किस आधार पर आपने इकाई बनाई है। तो उसमें क्या होता है, जैसे पहला पाठ ले लिया, फिर 5वां ले लिया, फिर 8वां ले लिया, फिर 10वां, फिर 14वां, ऐसे ले लिया, तो फिर उसमें क्या होता है, क्रमिकता का अभाव पाया जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 सही है कि इकाई विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है कि उसमें क्रमिकता का अभाव पाया जाता है। दूसरा विकल्प सही है 18वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वह विधि है साहचर्य विधि, वाचन विधि, कहानी विधि और ध्वनि साम्य विधि। तो मित्रों, कार्ड पर लिखे जो शब्द हैं उनको चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, तो उस विधि को कहते हैं साहचर्य विधि, जो कि मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी। विकल्प 1 सही है 19वें में। 20वां और अंतिम क्वेश्चन, लेकिन बता दूं कि कमेंट करके जाइए 15+ कौन कौन करके आया, किस किसने 15+ क्वेश्चन सही किए हैं और नहीं किए तो और कितने हुए, 15 से कम हुए तो कितने हुए, 15+ हुए तो वो भी कितने हुए, वो भी जरूर बता कर जाइएगा साथियों। चलिए 20वां और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 20, 3 वीडियो हैं आज के, उसको देखिएगा तीनों वीडियो को, और 9 बजे के पहले पहले आ जाएंगे तीनों वीडियो। साथ में बता दूं 3 बजे आपको क्या करना है, अगर आपके किसी भी प्रश्न पर डाउट था और मेगा टेस्ट नंबर 2 में अगर आपने कमेंट किया था तो उसका जवाब आपको 3 बजे मिलेगा हर कमेंट का साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 20, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है दूरस्थ विधि, दूरदर्शन विधि, प्रोजेक्टर जैसे उपकरण और कोई नहीं। तो साथियों देखिए, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए दूरस्थ विधि शिक्षा प्राप्त करने की विधि होती है। दूरस्थ शिक्षण विधि में क्या होता है साथियों कि घर बैठे बैठे ही हमको पढ़ना पड़ता है और वहाँ पर सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़ता है, बाकी और कुछ भी लेने वहाँ नहीं जाना पड़ता है। तो विकल्प नंबर 1 सही यूनिक रेगुलर वहाँ पर पढ़ाई होगी। तो साथियों 20वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। तो आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। कमेंट करके जाइएगा अगर डाउट हो तो, अगर डाउट हो तो कमेंट करके जाइएगा, नहीं है तो प्रश्नों की संख्या बताकर जाइएगा जितने आपके सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।